हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस की, जिसके अंदर हम कई सारे बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे, गेटएस एंड पुटएस फंक्शंस, और कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ इतना सा किया था, राइट। स्ट्रिंग क्या था वो हमने डिटेल के अंदर समझा था, एरे बनाया था कैरेक्टर्स का, राइट। अलग अलग तरीकों से हमने देखा था कि स्ट्रिंग को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, राइट। ओके, लास्ट में हमने यहां तक पढ़ा था कि प्रिंट को आप सिंपली इस तरह से भी यूज कर सकते हो। सिंपल %s से आप कोई भी स्ट्रिंग हो उसको प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है, विथआउट यूजिंग फॉर लूप। ओके, अब आज हमें यूज करना है एक नया फंक्शन जिसका नाम है पुटएस। पुटएस की मदद से भी आप स्ट्रिंग को बड़ी आसानी से प्रिंट करवा सकते हो। तो ये जो फंक्शन है पुटएस, वो कौन सी लाइब्रेरी में से आ रहा है? वो आ रहा है आपकी studio.h लाइब्रेरी में से, ठीक है। सिंपल पुटएस फंक्शन आपकी यही लाइब्रेरी में से आ रहा है। यहाँ पर आपको सिंटेक्स क्या है कि पुटएस फंक्शन लिखो, उसके अंदर आप जिस भी प्रिंट को कराना चाहते हो, ठीक है, जिस भी वेरिएबल को या फिर जिस भी स्ट्रिंग को आप प्रिंट करवाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर पुटअप कर दो, सिंपल इस तरह से। तो अब ये दोनों चीज सेम टू सेम ही है, फिर चाहे आप प्रिंटएफ का यूज करो फिर चाहे आप पुटएस का यूज करो, ठीक है। चलिए, फिलहाल मैं प्रिंटएफ को कर दूंगा कमेंट, सेव करूंगा फाइल को, कंपाइल एंड रन। तब आपको देखने को मिलेगा आउटपुट सिंपल हेलो, ठीक है। तो जो प्रिंटएफ का काम था वही काम अब कौन कर रहा है? पुटएस कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी सिंपल सिंटैक्स है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करना, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंटएफ की, तो प्रिंटएफ के अंदर क्या होता था, आपको %s स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखना पड़ता था, राइट। चलिए, अब मैंने सेव किया, अगेन करते हैं कंपाइल एंड रन, तो वहीं पर आपको सेम आउटपुट मिलेगा हेलो। ओके, तो सिर्फ यही डिफरेंस है प्रिंटएफ और पुटएस के अंदर। हाँ, पुटएस जो है उसको आप अगर यूज करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद /n लगा देगा। मे भी अगर आपने नोटिस किया हो तो देखिए, फिर से मैं फाइल को सेव करूंगा, कंपाइल एंड रन, तो देखिए हेलो आपका प्रिंट तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ एक न्यू एम्प्टी लाइन भी आ गई, ठीक है। मतलब कि आपकी कर्सर को नीचे की लाइन के अंदर धकेल देगा। ओके, तो पुटएस का काम है आपकी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा और आपकी कर्सर को न्यू लाइन के अंदर भेज देगा, राइट। प्रिंटएफ को आप जनरली यूज करोगे कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, फिर चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो या फिर स्ट्रिंग हो, जबकि पुटएस को ओनली एंड ओनली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। इतना आपको डिफरेंस सबसे पहले तो याद होना चाहिए, पुटएस और प्रिंटएफ के बीच में डिफरेंस। ओके, चले नेक्स्ट। अगर आप स्ट्रिंग की वैल्यू यूजर के थ्रू लेना चाहते हो तो आप किस तरह से लोगे? सबसे पहले तो यहाँ पर आप कोई भी लेंथ स्पेसिफाई कर दो कि मैक्सिमम मेरी n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, अप टू 100 तक जा सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो यूजर को एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, एंटर योर नेम। अब यहाँ पर यूजर के थ्रू वैल्यू लेने के लिए मैं यूज करूँगा स्कैनएफ, ठीक है। स्कैनएफ के अंदर आप %s करवा सकते हो, एड्रेस ऑफ n, इस तरह से, ठीक है। और हमारे पास प्रिंटएफ है या फिर पुटएस है, ठीक है। दोनों में से आप जिसका भी चाहो उसका यहाँ पर यूज करवा सकते हो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। ओके, चलिए, अब मैंने सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन। यहाँ पर आ रहा है एंटर योर नेम। सपोज मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर रेड, एंटर किया तो मेरा आउटपुट आ चुका है सक्सेसफुली। ओके, चलिए एक और बार ट्राई करेंगे, कंपाइल एंड रन। सपोज मैंने डाला अभी व्हाइट, एंटर किया तो अगेन मुझे व्हाइट एज आउटपुट के अंदर मिल चुका है। अब सपोज मैंने सेव करके रन की फाइल, और नाउ मुझे कोई अब स्पेस वाला इनपुट चाहिए, सपोज रेड एंड वाइट, इस तरह से मैंने बहुत ही लंबा नाम डाला, लेकिन हमारी स्ट्रिंग के मुताबिक को 100 कैरेक्टर के अंदर ही है, ठीक है। तो चलिए, रेड एंड वाइट जैसा ही मैंने इंसर्ट किया, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे आउटपुट के अंदर ओनली एंड ओनली रेड ही मिलेगा। एंड और वाइट जो मैंने 2 एक्स्ट्रा वर्ड डाले थे स्पेस करने के बाद, वो मुझे इनपुट के अंदर नहीं मिल रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कैनएफ का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर वही है। स्कैनएफ के अंदर अगर आप वैल्यू इंसर्ट करा रहे हो अपने कीबोर्ड पर से, और अपने कीबोर्ड पर से या तो एंटर या फिर स्पेस बार, इन दोनों में से कोई भी की प्रेस करोगे तो स्कैनएफ फंक्शन वहीं पर खत्म हो जाएगा, फिर स्कैनएफ फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने वही तो किया था। देखिए, अगेन मैं रन कराऊंगा। सपोज मुझे नाम क्या डालना था, रेड एंड वाइट, ठीक है, लेकिन मैंने रेड डालने के बाद क्या स्पेस किया, स्पेस बार, ठीक है। तो स्पेस बार के बाद आप जो कुछ भी लिखोगे वो कभी इनपुट के अंदर गया ही नहीं,
स्पेस बार के आगे वाला वर्ड ही इनपुट के अंदर स्टोर होगा। यही रूल है स्कैनएफ का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक दिक्कत देखने को मिली। नो डाउट हम यूजर के थ्रू अपनी स्ट्रिंग तो इंसर्ट करवा रहे हैं, लेकिन स्पेस वाला इनपुट नहीं ले रहा। राइट, स्कैनएफ का लिमिटेशन क्या है, स्पेस वाला इनपुट वो नहीं लेगा। तो स्पेस वाला इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक और नया फंक्शन है गेटएस। स्पेस वाला इनपुट लेने के लिए आपको यूज करना होगा गेटएस फंक्शन। गेटएस का फुल फॉर्म होता है गेट स्ट्रिंग, उसी तरह से पुटएस का फुल फॉर्म होता है पुट स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखिए गेटएस की सिंटैक्स एग्जैक्टली पुटएस के जैसे ही है। यहाँ पर आपको सिंपल पुट करना है n। ठीक है, फिर चाहे आप स्कैनएफ का यूज करो या फिर गेटएस का यूज करो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, आपकी सिंटैक्स बड़ी इजी हो गई, गेट स्ट्रिंग इनटू n। ठीक है, इस तरह से इनको पढ़ा जाता है। चलिए सेव करते हैं फाइल को, कंपाइल एंड रन। सबसे पहले देखते हैं विथआउट स्पेस वाला वर्ड, फॉर एग्जांपल ओनली रेड। एंटर किया तो वो प्रिंट होकर मिल चुका है। ओके, उसी तरह अब मैं देखता हूँ स्पेस वाला वर्ड। सपोज मैंने यहाँ पर डाला रेड एंड वाइट, एंटर, तो अब मुझे पूरा का पूरा इनपुट मिल चुका है। राइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्पेस वाला इनपुट ले सकते हो स्ट्रिंग के अंदर विथ यूजिंग गेटएस। तो गेटएस और स्कैनएफ के अंदर ये डिफरेंस है। स्कैनएफ यानी कि इनपुट तो लेगा स्ट्रिंग के अंदर, बट अगर आप स्पेस डालने की ट्राई करोगे तो वो स्पेस के बाद वाला कोई भी वर्ड होगा वो इंसर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो पूरी स्ट्रिंग जब भी आपको इंसर्ट करवानी हो विथ स्पेस तो आप यूज कर सकते हो गेटएस। ओके, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस था। ठीक है, तो ये बड़े ही सिंपल दो फंक्शन थे, गेटएस स्ट्रिंग लेने के लिए और पुटएस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमने विथआउट फॉर लूप अपनी स्ट्रिंग को यूजर के थ्रू रिट्राई भी कर लिया और साथ ही साथ प्रिंट भी करवा दिया। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस। तो स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस जो है वो हमें बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, तो कि वो हमें बहुत ही इनबिल्ट फंक्शनलिटी, कोर फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सपोज अगर मैं आपको कोई होमवर्क दूं कि कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, तो आप किस तरह से कर सकते हो, ऑब्वियसली ASCII वैल्यू की मदद से करोगे। राइट, चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जितना भी अभी तक हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बेसिक होमवर्क प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट के अंदर ये होमवर्क सबसे पहले मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको एक प्रोग्राम बनाना है, कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। अब इसके अंदर क्या करना है, यूजर के पास से एक स्ट्रिंग रिट्राइव करनी है, फिर चाहे आप स्कैनएफ की मदद से करो या फिर गेटएस की मदद से करो, डजंट मैटर। यूजर के थ्रू आपको एक वैल्यू इंसर्ट करानी है। सपोज यूजर ने इस तरह से डाला रेड, ठीक है, जिसके अंदर पहले दो लेटर उन्होंने डाले कैपिटल और लास्ट कैरेक्टर डाला स्मॉल। लेकिन आपका काम क्या है, यूजर जो भी डाले उन सभी को आपको कंपलसरी लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। यूजर ने ये डाली चीज तो आपको आउटपुट क्या देना है, इस तरह से रेड, सभी लेटर्स कंपलसरी स्मॉल के अंदर ही देने हैं। राइट, चलिए इसी तरह से आपका सेम सेकंड प्रोग्राम रहेगा। सेकंड प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, अपर केस के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, गिवन कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। सपोज मेरे पास इस तरह का कोई लेटर है वाइट, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो सभी लेटर क्या है, स्मॉल है, लेकिन एक से कैपिटल। तो आपको इन सभी को क्या करना होगा, अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना होगा, यानी कि आपको आउटपुट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, सपोज यूजर ने डाला होगा सभी के सभी स्मॉल लेटर्स, लेकिन आपको कंप्लीट उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसी तरह से प्रोग्राम नंबर 3, कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग इनटू टाइटल केस। अब टाइटल केस यानी कि क्या, सपोज मैंने ऐसा लिखा माय नेम इज जॉन, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो आपको आउटपुट के अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले तो टाइटल केस यानी कि आपका पूरा जो वर्ड है ना उसके अंदर ओनली एंड ओनली फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रहना चाहिए, यानी कि आपका आउटपुट सेम टू सेम इसी तरह से आएगा, लेकिन ये जो जे कैपिटल है वो हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, आप कितना ही बड़ा स्टेटमेंट क्यों ना लिखे, लेकिन टाइटल केस का मीनिंग होता है ओनली फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट ही लेटर कैपिटल में आता है, बाकी सभी लेटर्स कंपलसरी स्मॉल के अंदर आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। देन आफ्टर है फोर्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग इनटू सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस या फिर टाइटल केस दोनों सेम ही हो गए, लेकिन सेंटेंस केस को थोड़ा सा इंडिविजुअली अलग तरीके से देखा जाता है। सपोज मेरे पास एक सेंटेंस इस तरह का है। अब सेंटेंस केस यानी कि ईच एंड एवरी वर्ड को कैपिटलाइज कर देना, यानी कि ये जो दूसरा वर्ड है ना नेम, उसके अंदर एन कैपिटल हो जाएगा, इज के अंदर आई कैपिटल हो जाएगा और जॉन के अंदर जे कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आउटपुट आपको देना है। यूजर जो भी इंसर्ट करे स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको क्या कर देना है, कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 5, कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग इनटू टॉगल केस। अब टॉगल केस यानी कि क्या, सपोज यूजर ने कुछ डाला इस तरह से, ठीक है, उन्होंने दो लेटर्स को मिक्स करके डाला, स्मॉल लेटर्स का भी यूज किया, कैपिटल लेटर का भी यूज किया, लेकिन आपको आउटपुट के अंदर क्या देना है, जहां पर भी स्मॉल लेटर है उसको आप कन्वर्ट कर दो कैपिटल के अंदर, जो भी स्मॉल लेटर है या फिर जो भी कैपिटल है उसको आप कन्वर्ट कर दो स्मॉल के अंदर। यानी कि यूजर जिस भी ऑर्डर के अंदर, जिस भी लेटर के अंदर इंसर्ट करती है अपनी वैल्यू, आपको उस ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। जो स्मॉल हो गए वो आपके हो गए कैपिटल, ठीक है, जो कैपिटल थे वो आपके हो गए लोअर केस, इस तरह से कंप्लीट। तो इसको बोला जाता है टॉगल केस। ओके, तो आपके 5 प्रोग्राम्स करने हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं यूजिंग ओनली कस्टम लॉजिक विथ ASCII वैल्यूज। ठीक है, ASCII वैल्यूज का यूज करके आपको इन सभी का आउटपुट निकालना है। ओके, तो चले अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। ओके, चले अब हम आगे बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि थे स्ट्रिंग के फंक्शंस। ठीक है, स्ट्रिंग के फंक्शंस आपको बनाना है या फिर स्ट्रिंग के फंक्शंस कुछ अवेलेबल ऑलरेडी है, उसको आपको क्या करना है, यूज करना। तो चलिए सबसे पहले मैं करूंगा इस तरह से, यूजर के थ्रू एक नेम इंसर्ट करवाया मैंने गेटएस के थ्रू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यूजर जो भी नेम डालेगा उसको मुझे कन्वर्ट करना है कैपिटल के अंदर। किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक तो इस तरह का असाइनमेंट दे ही दिया है, राइट, अपर केस के अंदर कन्वर्ट करो, लेकिन विथ यूजिंग ASCII वैल्यूज। लेकिन अगर आपको कस्टम लॉजिक अप्लाई नहीं करना है, ASCII वैल्यू अप्लाई नहीं करनी है, आप बड़े ही सिंपल तरीके से करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यूज में ले सकते हो एक नया फंक्शन जिसका नाम है strupr। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग अपर। ठीक है, strupr, ये वन टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है और ये एक्सटर्नल फंक्शन है। एक्सटर्नल फंक्शन यानी कि हमने जो ऑलरेडी लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट कराई हुई है studio.h, ये इसमें से नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग यूपीआर है वो इस वाली फाइल में से नहीं आ रहा है। ये स्ट्रिंग यूपीआर फंक्शन एक नई फाइल में से आ रहा है जिसका नाम है string.h। तो आपको वो वाली फाइल सबसे पहले इंपोर्ट करानी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड और यहाँ पर लिखना है string.h। ठीक है, यह नई फाइल है जो कि हमें अब यूज में लेनी है string.h, क्योंकि अब मैं जितने भी फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी फंक्शंस इस फाइल में से आ रहे हैं, इसलिए। ओके, तो चलिए अब स्ट्रिंग यूपीआर के अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना है। किस स्ट्रिंग को आप अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो वो, तो हमने ऑलरेडी यूजर के थ्रू एन के अंदर एक स्ट्रिंग सेव करवाई हुई है, राइट। मैं उसी स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे सिंपल यहाँ पर वो वेरिएबल पास आउट कर देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इस पूरी लाइन को मैं printf के अंदर लिख सकता हूँ, printf %s, और इस तरह से। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग यूपीआर और काउंस में हमने लिखा है n, यानी कि यूजर ने जो भी यहाँ पर वैल्यू पुटअप की होगी उसका हमने आउटपुट क्या कर दिया, अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद उसका डेटा टाइप तो क्या रहेगा, स्ट्रिंग ही रहेगा ना, तो इसलिए मैंने printf के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा, %s लिखा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। चलिए अब मैंने फाइल को किया सेव, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर एंटर योर नेम, सपोज मैंने डाला है यहाँ पर वाइट, और जैसे मैं एंटर करूंगा आपको सभी लेटर्स कैपिटल के अंदर ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह पावर है फंक्शंस के, बिल्ट इन स्ट्रिंग के फंक्शंस का। ठीक है,
चलिए इसी तरह से आपका नेक्स्ट फंक्शन आता है strLWR। strLWR इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग लोअर केस। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन भी सेम टू सेम इसी फाइल में से आपको मिलेगा। तो नाम पर से आपको मालूम पड़ रहा है स्ट्रिंग लोअर यानी कि किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा, राइट। सपोज मैंने इस फाइल को सेव किया, कंपाइल एंड रन। सपोज मैंने इस तरह से डाला वाइट, ठीक है, जिसके अंदर W, T और E मैंने कैपिटल डाले। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा वर्ड मुझे कंपलसरी स्मॉल केस के अंदर या फिर लोअर केस के अंदर देखने को मिल चुका है, राइट। तो कोई भी वर्ड हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, आपको अगर उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, strLW का यूज करना होगा। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा आपको फंक्शन यूज करना है strLWR। हाँ, मैंने आपको जो भी एग्जांपल दिए हैं ये पांचों पांच, इसमें आपको कोई भी तरह का बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको कंपलसरी आस्की वैल्यू और अपने लॉजिक के साथ सॉल्व करना है। फॉर लूप घुमाओ, कुछ भी करो, लेकिन आस्की वैल्यू के साथ ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर इन पांचों में से इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद कोई भी फंक्शन आपको यूज नहीं करने। ठीक है, चले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो strLWR। ओके, चलिए एक और चीज, होमवर्क के अंदर एक और मुझे क्वेश्चन देना है आपको। 6 फाइंड लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। अब यहां पर क्या करना है, यूजर के पास से आपको एक स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी है, ठीक है, रिट्राइव करनी है गेटएस या फिर स्कैनएफ के थ्रू। सपोज यूजर ने इस तरह से डाला जॉन एज अ आउटपुट। ठीक है, तो जैसे ही यूजर ने डाला जॉन, आपको आउटपुट के अंदर क्या मिलना चाहिए, उसकी लेंथ मिलनी चाहिए। अब जॉन की लेंथ कितनी है, देखिए 1 2 3 4, तो आउटपुट के अंदर मिलना चाहिए आपको 4। ठीक है, यूजर ने इनपुट डाला जॉन, आउटपुट के अंदर उसको मिला 4। सपोज यूजर कोई स्टेटमेंट इंसर्ट करवा रहा है, फॉर एग्जांपल माय नेम इज जॉन। ठीक है, तो अब इस पूरी का लेंथ आपको फाइंड करना है, पूरी स्ट्रिंग का लेंथ आपको फाइंड करना है। देखिए इस पूरी स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, विथ कंटेनिंग स्पेस, ध्यान रखिएगा, यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड डॉट को मिलाकर 16। तो इस वाली लाइन का आउटपुट आना चाहिए 16। ठीक है, इस तरह से आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, फॉर लूप को घुमाकर आप सिंपली बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब मुझे अपना कस्टम लॉजिक नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूं, तो आपके पास उसका भी एक बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है strlen, और यहां पर आप रिटर्न कर दो %d। देखिए जिस तरह से हमने स्ट्रिंग अपर और स्ट्रिंग लोअर का यूज किया, उसी तरह से आपको यूज करना है स्ट्रिंग लेंथ का। ठीक है, str यानी कि स्ट्रिंग, लेन यानी कि लेंथ। कोई भी स्ट्रिंग की आप लेंथ फाइंड करना चाहते हो तो उस स्ट्रिंग को आप पुटअप कर दो strlen के अंदर। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा। अब ऑब्वियसली लेंथ रिटर्न करेगा तो लेंथ की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर ही होगी, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है %d। ठीक है, चलिए अब मैंने सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो, एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वाइट, एंटर किया, तो देखिए वाइट की लेंथ थी 5, तो हमें आउटपुट के अंदर मिल गया 5। ठीक है, चलिए मैंने अगेन कंपाइल एंड रन किया। सपोज मैंने कोई लंबी स्ट्रिंग डाली, माय नेम इज जॉन, एंटर, तो मुझे मिल गया 16। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो विथ यूज ऑफ strlen फंक्शन। ओके, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, ओके। अब मुझे क्या करना है, विथआउट यूजिंग स्कैनएफ या फिर गेटएस, किसी स्ट्रिंग की वैल्यू मुझे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी है। तो क्या मैं इस तरह से कर सकूंगा, जॉन, और फिर अब पुट कर दो, यानी कि प्रिंट करा दो n को। ठीक है, तो क्या है पॉसिबल है, आप कहोगे कि सर हाँ पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये तो इसी टाइप का हुआ ना कि पहले आप इंटीजर n बनाते हो और फिर n के अंदर 5 या फिर कोई भी वैल्यू पुटअप कराते हो। तो ठीक है, दोनों चीज तो उसी तरह से हमको दिख रही है, तो ये अब ये पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल ही है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए
जैसे मैंने प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विथ एरे टाइप। तो जैसा कि एरे के अंदर रूल था वही इसी तरह यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर भी रूल है। जब भी आप कोई स्ट्रिंग बनाते हो, ठीक है, तो नीचे इक्वल टू की मदद से उसकी वैल्यू इस तरह से असाइन नहीं कर सकते। आपको कंपलसरी यहाँ पर यूजर के थ्रू ही वैल्यू रिट्राइव करनी होगी, वैल्यू को इंसर्ट कराना होगा। ओके, आप डायरेक्टली यहाँ पर इस इक्वल टू की मदद से पुटअप नहीं करा सकते, राइट। तो इस तरह से अब मुझे ये वाली लाइन को सोल्व करना है, तो मैं इसको किस तरह से सोल्व कर सकूंगा। तो इसके लिए हमारे पास एक नया फंक्शन आता है strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन आगे जाकर आपको C++ के अंदर ही बहुत यूज करना होगा। ठीक है, C++ के अंदर भी आपको यह फंक्शन बार बार यूज में देखने को मिलेगा। तो देखिए इस फंक्शन का काम क्या है। अगर आपने पहले स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया है लेकिन असाइन नहीं किया, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली फर्स्ट ट्राई क्या करते हैं, इसी तरह से ट्राई करेंगे इक्वल टू की मदद से। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर इक्वल टू की मदद से आप किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। तो इसको आपको सोल्व करना होगा स्ट्रिंग कॉपी की मदद से। किस तरह से देखें, यहाँ पर आपको टोटल 2 पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर, किस वेरिएबल के अंदर आप अपनी स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हो वो। तो मुझे n के अंदर अपनी स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा n। एंड देन आफ्टर सेकंड पैरामीटर, आप कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। तो मुझे स्टोर करनी है जॉन की वैल्यू, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। तो बस हो गया मेरा काम। जॉन को मैं रिप्रेजेंट या फिर असाइन करना चाहता था n के अंदर, लेकिन इक्वल टू की मदद से वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने स्ट्रिंग कॉपी का यूज किया। तो ये जो सेम चीज थी ना, वो मुझे प्रोवाइड कर रही है स्ट्रिंग कॉपी। और ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग कॉपी मेरी कोई भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकती है। ओके, तो चलिए अब मैं प्रिंट करूंगा पुटेस, जो कि हमने ऑलरेडी किया है, राइट। तो चलिए सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल गया जॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्टली इस तरह से भी कंपाइल कर सकते हो, अपनी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हो। ओके, हाँ, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली इक्वल टू की मदद से करते थे तो चलता ही था, राइट। लेकिन एक बार ओनली डिक्लेयर कर लिया और नीचे से आप असाइन इक्वल टू की मदद से अब कभी भी नहीं कर सकोगे। अब आपको कंपलसरी हेल्प लेनी होगी strcpy फंक्शन की। ओके, तो चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है strcat। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है strcat। अब इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन। अब ये फंक्शन का काम क्या है, तो उसके नाम पर से हमें मालूम पड़ेगा। देखिए, कॉन्केटनेशन यानी कि कंबाइन करना। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको नया वर्ड देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो और वहां पर आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा कॉन्केट या फिर कॉन्केटनेशन, उसका मतलब होता है स्ट्रिंग को कंबाइन करना, 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। 2 या फिर कितनी भी मल्टीपल स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग को कंबाइन करने का काम, ठीक है, उसको ऑफिशियल वर्ड के अंदर बोला जाता है कॉन्केटनेशन। ठीक है, देखिए सपोज मेरे पास फर्स्ट नेम है, ठीक है, सपोज फर्स्ट नेम मेरे पास है जॉन, और उसी तरह से मेरे पास लास्ट नेम है मेरा स्मिथ। ठीक है, इस तरह से मेरे पास मेरा फर्स्ट नेम भी था और फॉर एग्जांपल लास्ट नेम भी था। लेकिन मुझे इस दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके किसी तीसरे वर्ड के अंदर इंसर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल वो तीसरा वेरिएबल में ले लूंगा फुल नेम। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या ले लिया, अपना तीसरा वर्ड ले लिया। अब मुझे क्या करना है, जॉन और स्मिथ इन दोनों को कंबाइन करके फुल नेम के अंदर रिप्रेजेंट करना है या फिर फुल नेम के अंदर असाइन करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि भाई फुल नेम इज इक्वल टू एफ नेम प्लस एल नेम। ठीक है, इस तरह से नहीं कर सकते। यह कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यही वाला मतलब कि कंबाइन करने वाला काम आपके लिए कौन कर देगा, strcat कर देगी, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 पैरामीटर देने हैं, एफ नेम एंड देन आफ्टर एल नेम। ठीक है, तो स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन इन दोनों स्ट्रिंग को क्या करेगी, कंबाइन करेगी। ठीक है, ओके, अब हमारा ये वाला आउटपुट तो आ गया। ठीक है, एफ नेम प्लस एल नेम तो हमने इस तरह से कर लिया, लेकिन इसको हमें असाइन करना था किसके अंदर, फुल नेम के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, फुल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू
जो भी हमारा रिजल्ट आया हुआ होगा दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद, वो रिजल्ट हमने डायरेक्टली स्टोर करा दिया फुल नेम के अंदर, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप कहोगे पुट एस एंड फुल नेम, ओके। लेकिन एक बात नोटिस करो आप, ये वाली लाइन के अंदर हम एग्जैक्टली क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट हमने दोनों को कंबाइन तो कर लिया, लेकिन कंबाइन करने के बाद आप नोटिस करो हम इक्वल टू की मदद से उस आंसर को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं, जो कि हमने अभी अभी सीखा पॉसिबल नहीं है इक्वल टू की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इक्वल टू की मदद से क्या करवा सकते हो, स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए हमने अभी अभी देखा हमें यूज करना होगा strcpy, ठीक है। देखिए मुझे इसका आउटपुट किसके अंदर चाहिए था, फुल नेम के अंदर चाहिए था, राइट। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर डाल दिया फुल नेम, ओके। अब फुल नेम की वैल्यू मुझे क्या चाहिए वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, राइट। तो फुल नेम की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर गेट कर ली है, तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। अब मुझे ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको यूज करना होगा किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को किस तरह से यूज किया जाता है वो, ठीक है। आपको सिंपल सोचना होगा। देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहला काम स्ट्रिंग कॉन्केट हो रही है, यानी कि स्ट्रिंग को कंबाइन किया जा रहा है। कौन कौन सी स्ट्रिंग को, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को, किसकी मदद से, strcat फंक्शन की मदद से। तो इनका आउटपुट आपको मिल जाएगा जॉन स्मिथ, ठीक है। इनका आउटपुट क्या मिल जाएगा, जॉन स्मिथ, जितना मैंने अभी सिलेक्ट किया है उनका। अब जॉन स्मिथ को आपको नए वेरिएबल के अंदर सेव कराना था, असाइन करना था, तो असाइन करने के लिए हम इक्वल टू का यूज तो नहीं कर सकते, हमने अभी भी देखा। तो इसलिए हमने क्या मेथड यूज की, strcpy, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया फुल नेम, तो अब फुल नेम के अंदर क्या आ जाएगा, जॉन स्मिथ, ठीक है। और फिर हमने वो सिंपली क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, ओके। चलिए तो मैंने सेव किया फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन, तब आपको देखने को मिलेगा पूरा हमारा परफेक्ट आउटपुट जॉन स्मिथ, ठीक है। लेकिन देखिए बीच में आपने क्या नहीं किया, स्पेस नहीं किया, तो स्पेस को यहाँ पर आप सिंपली इस तरह से असाइन कर सकते हो, ओके। चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आपको देखने को मिलेगा जॉन स्पेस स्मिथ, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी दो वर्ड्स को कंबाइन कर सकते हो, ओके। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, strcpy और strcat, कंप्लीट, ओके। चलिए नाउ मैं कोई नया एग्जांपल आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल वही हम पुराना वेरिएबल ले लेंगे n इक्वल्स टू, सपोज मेरे पास वर्ड है वाइट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ पुट एस, ठीक है, यहाँ पर मैं दूंगा n, सेव, कंपाइल एंड रन, तो अब आपको मिलेगा वाइट। लेकिन मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करवाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट आउटपुट के अंदर क्या मिल रहा है, W फिर HITE, मुझे एग्जैक्टली रिवर्स आउटपुट चाहिए। देखिए मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, वाइट में से मुझे क्या मिल जाए, रिवर्स TIH एंड देन W, इस तरह से मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स आउटपुट करने के लिए आपके पास बड़ा ही सिंपल एक फंक्शन है strrev, इसके अंदर आप अपनी स्ट्रिंग पास कर दो यानी कि n, तो ये आपको आउटपुट क्या दे देगा, रिवर्स ऑर्डर के अंदर, ठीक है। नाम पर से पता चल रहा है स्ट्रिंग रिवर्स, ओके। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ETIHW आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये आउटपुट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली हमें इसको printf के अंदर या फिर puts के अंदर नहीं लिखा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको printf के अंदर लूंगा, %s, इस तरह से मैंने printf के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। चलो अब मैंने किया सेव, कंपाइल एंड रन, तब आपको मिल गया आउटपुट ETIHW, यानी कि वाइट का जो भी रिवर्स ऑर्डर आता था वो सेम ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, ओके। तो चलिए अब आप इसको सेव कर लो, प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल, बड़ा ही इजी यूज था इसका str रिवर्स का, ओके। और अब लास्ट फंक्शन है हमारे पास strcmp, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन। नाम पर से ही पता चल रहा है स्ट्रिंग को कंपेयर किया जाएगा इस फंक्शन की मदद से, ठीक है। सपोज मेरे पास दो स्ट्रिंग थी n और n2, या फिर यहां पर मैं नाम चेंज कर दूंगा n1,
सपोज इसी के अंदर भी मैंने लिखा वाइट, ठीक है, सेव किया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, क्या ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, n1, n2। अब मुझे इस पूरे फंक्शन का आउटपुट प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करने के लिए हम ऑब्वियसली यही तरीका यूज करेंगे, प्रिंटफ के अंदर लिख देंगे %d और यहाँ पर ब्रैकेट ओवर, ओके। तो ये देखिए अब ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग cpmp दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। अब दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर है, तो आपको आउटपुट के अंदर देगा 0। क्या देगा, आउटपुट के अंदर 0 देगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है %d, क्योंकि 0 का डेटा टाइप होगा इंटीजर, ठीक है। स्ट्रिंग cmp क्या चेक करेगा, दोनों स्ट्रिंग को चेक करेगा। अगर एग्जैक्टली सभी वर्ड्स एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं तो फिर आपको आउटपुट के अंदर देगा 0। तो मैंने यहाँ पर सेव किया, कंपाइल एंड रन, तब आपको आउटपुट के अंदर क्या मिल गया, 0 मिल गया, देखिए, ठीक है, ओके। अब सपोज मेरे पास कोई रैंडम वर्ड है, फॉर एग्जांपल AB, एंड देन आफ्टर दूसरी स्ट्रिंग के अंदर भी मेरे पास वर्ड है AB, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आप देखिए स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है, एक दूसरे के बराबर होते हैं? नहीं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग cmp यानी कि स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन आपकी स्ट्रिंग को कैश सेंसिटिव की नज़र से देखने वाला है, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैपिटल है, यहाँ पर है स्मॉल है, लेकिन दोनों के दोनों क्या गिने जाएंगे, डिफरेंट गिने जाएंगे, राइट। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, सेव किया मैंने फाइल को, कंपाइल एंड रन, तब आपको आउटपुट के अंदर दिखा -1, ठीक है। आउटपुट के अंदर क्या दिखा आपको, -1। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपकी फर्स्ट वैल्यू थी, वो क्या थी, कैपिटल है, राइट। दूसरी वैल्यू थी वो क्या थी, स्मॉल है। तो अब इसकी आस्की वैल्यू को आप कंपेयर करो, कैपिटल ए की आस्की वैल्यू क्या थी, 65, राइट। उसी तरह से स्मॉल ए की आस्की वैल्यू क्या है, 97, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या आ गया, 65 आ गया, सेकंड क्या आ गया, 97 आ गया। तो अब दोनों का डिफरेंस निकालो आप। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एग्जैक्टली स्ट्रिंग cmp के अंदर सबसे पहले आपने लिखा था n1 एंड देन आफ्टर आपने लिखा था n2, ठीक है। तो n1 की वैल्यू क्या मिली आपको, एज आस्की वैल्यू की कंपैरिजन में देखना है हमें, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट लेटर की आस्की वैल्यू नोटिस करो 65 है, तो यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया 65 एंड देन आफ्टर n2 की वैल्यू क्या निकली, स्मॉल a की आस्की वैल्यू 97। तो देखिए फर्स्ट पैरामीटर आपका क्या है, कम वैल्यू वाला है, और दूसरा पैरामीटर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का कोई सिनेरियो होगा, यानी कि सेकंड पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट पैरामीटर, तभी आपको आउटपुट के अंदर रिटर्न करेगा -1, ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए अब मैंने इसी लाइन को अगेन सेव किया, अगेन पेस्ट किया। अब अगर रिवर्स सिनारियो यानी कि यहाँ पर 97 होगा, यहाँ पर 65 होगा, तब आपको मिलेगा +1, ठीक है। या फिर आपके पास एक तीसरा भी सिनारियो था, अगर दोनों की वैल्यू सेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 65, यहाँ पर भी 65, यानी कि दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए, तो आपको आउटपुट मिलेगा 0, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है आउटपुट को आने के लिए। अगर दूसरी वैल्यू ज्यादा है तो -1 आएगा, अगर पहली वैल्यू ज्यादा है तो +1 आएगा, अगर दोनों सेम है तो आपको 0 मिलेगा। चलिए अब सपोज देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ सकता है, अब मैंने वर्ड यहाँ पर चेंज कर दिया कैपिटल B, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले तो ईच एंड एवरी लेटर को स्कैन करेगा एक दूसरे के साथ, यहाँ पर कैपिटल ए को स्कैन करेगा, कंपेयर करेगा स्मॉल ए के साथ। हाँ, दोनों के अंदर डिफरेंस है, राइट। यहाँ पर 65, यहाँ पर 97, दोनों के आस्की वैल्यू डिफरेंस आ गया ना, तो उसके बगल वाला कैरेक्टर देखने ही नहीं जाएगा। जब भी किसी लेटर के अंदर उसको डिफरेंस मिल जाएगा तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे वाला कैरेक्टर तो वो स्कैन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डजंट मैटर, आपको अगेन आउटपुट के अंदर -1 ही मिलने वाला है, देखिए आ गया -1। चलिए अब सपोज यहाँ पर मैंने स्मॉल a कर दिया, ठीक है, तो अब आउटपुट के अंदर क्या आएगा 0, क्योंकि दोनों क्या हो गए, सेम कैरेक्टर हो गए, ठीक है। चलिए तो सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आपको मिल गया 0, ओके। चलिए अब मैंने कोई तीसरा वर्ड यहाँ पर डाला कैपिटल C, जबकि यहाँ पर डाला स्मॉल c, तो अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले कैरेक्टर को दूसरे स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर के साथ मैच करेगा, दोनों की वैल्यू सेम है, हाँ सेम है, ओके, तब वो आगे बढ़ेगा। दूसरे कैरेक्टर को स्कैन करेगा, दोनों की वैल्यू सेम है, हाँ।
अब तीसरे कैरेक्टर को स्कैन करेगा, यहाँ पर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए सेव किया मैंने, कंपाइल एंड रन, तो देखिए आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया। क्यों? क्योंकि C की आज की वैल्यू कितनी है, 67, जबकि यहाँ पर कितनी है, 99, ठीक है। तो इस तरह से 67 और 99, यानी कि इसी तरह का सिनारियो हुआ, दूसरे पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा हो गई पहले से, तो आपको आउटपुट के अंदर क्या मिल गया, -1 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो strcmp फंक्शन को, ठीक है। इसको भी आप खास नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब बात यह आई कि सर हम strcmp को आखिर रियल वर्ल्ड में किस तरह से यूज़ कर सकेंगे। तो आप strcmp को इफ एल्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। देखिए सपोज अगर मैं दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पर पुटअप कर दो strcmp n1 और n2, अगर इनकी वैल्यू 0 आती है तो ही आप यहाँ पर printf करवा सकते हो, बोथ आर सेम, इस तरह से, ठीक है, बोथ आर सेम। चलिए अब हमें इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, इनपुट क्या है, एक है ABC जिसके अंदर C कैपिटल है और दूसरे के अंदर है AB और स्मॉल c। तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन हमारी सेव नहीं होने वाली या फिर ट्रू नहीं होने वाली, राइट। तो अगेन कंपाइल एंड रन, तब आपको मिलेगा एकदम एम्प्टी, ठीक है। यानी कि इफ कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई तो इफ का बॉडी पार्ट भी आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब चले इन दोनों को मैं सेम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैंने रेड लिखा, यहाँ पर भी मैंने रेड लिखा, ठीक है। तो अब दोनों स्ट्रिंग हमारी टोटली आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों का कंपैरिजन हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कि ये स्ट्रिंग हमारी क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हम आ गए इफ के अंदर और ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। चलिए सेव किया अपनी फाइल को, कंपाइल एंड रन, तो अब आपको देखने को मिल गया बोथ आर सेम, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो strcmp फंक्शन को किसी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, ओके। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। चलिए तो ये था हमारा चैप्टर स्ट्रिंग इन डिटेल, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 ओवर होता है। इसके अंदर हमने कई नए सारे कंसेप्ट देखे स्ट्रिंग को बनाने के लिए, गेटएस पुटेस फंक्शन देखे, प्रिंटएफ और स्कैनएफ के अल्टरनेटिव्स के अंदर, ठीक है। देन आफ्टर हमने देखे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस जो कि हमें कहाँ से मिल रहे हैं, string.h के अंदर से मिल रहा है, राइट। strcmp, strlwr, strupr, strcat, strlen, strrev और strlen, लेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस हमने देखे, लेकिन ध्यान रखिएगा आज जो मैंने आपको 6 एग्जांपल्स दिए होमवर्क करने के लिए, उसमें से आपको कहीं पर भी ये बिल्ट इन फंक्शंस का यूज नहीं करना है। यह आपको 6 के 6 एग्जांपल्स कंप्लीट अपने लॉजिक के थ्रू आस्की वैल्यू के साथ ही बनाने हैं, ओके। चलिए तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ।